स्वागत है आप सभी का अपने बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में सर ने बात की कि आओ यार वैकेंसी आज की हो, फॉर्म पोटेंशियल वैकेंसी थी हमारे जैसे मतलब युवाओं के बीच में या अन्य अभ्यर्थियों के बीच में। उसको लेकर के तो सर ने कहा कि ऑलमोस्ट सिलेबस का सारा हिस्सा यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मुझे जिम्मेदारी निर्वहन करने का जो दायित्व सौंपा गया है वो राजव्यवस्था के विषय पर। और राजव्यवस्था ऑलमोस्ट हर एक पेपर में बड़ी भूमिका के साथ आपको इसमें विभाजित होगा क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं, आप राज्य का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो राज्य का हिस्सा बनने के साथ जानकारी होनी चाहिए कि आपके उत्तरदायित्व क्या है, आपके कार्य क्षेत्र क्या है, या ओवरऑल भारत की राजनीतिक पद्धति या राजनीतिक संरचना कैसे कार्य करते हैं। जो पहला टॉपिक लेकर के चलेंगे वो इंडियन पॉलिटिक्स के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे पढ़ाने के लिए, वो बुनियादी अवधारणा। बुनियादी अवधारणा के स्तर पर बेसिक चीजें, ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आता बुनियादी अवधारणा। ठीक ठाक मात्रा में आपको प्रश्न पूछ लिए जाए बुनियादी अवधारणा में क्या है, सबसे पहले राज्य क्या है, उसकी जरूरत क्यों है। तीसरी बात जो आ जाएगी भारत में आवश्यकता क्यों। चौथी बात आ जाएगी राज्य इनको मिला करके कहा जाता है। शासन के अंग क्या होते हैं, विधायिका का दायित्व क्या है, कार्यपालिका का दायित्व क्या है, न्यायपालिका का दायित्व क्या है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात आपके समझ आएगी कि इन तीनों का आपस में संबंध। अगर केंद्र और राज्य के स्तर पर देखा जाए तो शासन प्रणाली विभिन्न प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। तो इन सभी बातों को हम एक एक करके विभिन्न वीडियो में लाते हैं, आने वाले पूरे प्लेलिस्ट के माध्यम से हम समझें। इसमें से पहला टॉपिक है कि अगर यही बात की जाए कि राज्य है क्या, क्योंकि आपको राजनीतिक संरचना समझनी है, तो राज्य व्यवस्था के बारे में समझना है कि वहां पे सरकार कैसे काम करती है, शासन प्रणाली कैसे काम करती है, तो कभी राज्य है। अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य का सीधा सा अर्थ होता है कि किसी समाज या देश की राजनीतिक संरचना। ये एक सीधी एक लाइन की परिभाषा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य क्या होता है, तो एक लाइन में सीधा जवाब इसका दे सकते हैं कि राज्य किसी देश में क्या है, राजनीतिक संरचना है और ये एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक, कैसी अवधारणा है ये, अमूर्त अवधारणा है। ये प्रति कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखना। अमूर्त अवधारणा के लिए इसको कहा जाता है क्योंकि आप राज्य को केवल समझ सकते हैं, उसका कोई भौतिक आधार नहीं है, किसी डायमेंशन में आप कुछ नहीं कर सकते, केवल आप वैचारिक स्तर पर राज्य को महसूस करते हैं। और राज्य का जो मूल रूप माना जाता है उसको क्या कहते हैं, सरकार। अब दो शब्दावलियां और आती हैं इनके साथ, जिसमें से पहली शब्दावली है कि राज्य होने के लिए आवश्यक है। राज्य होने के लिए अपनी आवश्यकता क्या बनेगी, तो कोई भी संरचना राज्य है या नहीं है, इसके लिए चार चीजों का होना क्या है, अनिवार्य। सबसे पहली जो बात आती है वो दूसरी बात आती है वो होती है जनसंख्या। तीसरी जो बात आती है वो सरकार यानी वहां की गवर्नमेंट। तो छोटी बात आएगी जो सरकार कहती होनी चाहिए, संपर्क। यानी अगर आपके पास जनसंख्या है, समाज में आप रह रहे हैं और आपके पास जमीन ही नहीं है, तो आप रहते के अलावा जनसंख्या करें। अब मान के जो आपके पास जनसंख्या भी होगी, जमीन भी होगी, तो उनको एक समान कानून प्रणाली का रखने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए जिसको हम सरकार कहते हैं। तो तीसरी बात ये आती है कि संप्रभुता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इनमें से संप्रभुता का सीधा सा अर्थ होता है कि अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को लेकर के निर्णय करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए सरकार। और ये चारों बातें जो लिखी गई हैं राज्य के बारे में, चारों तत्व एक हिसाब से इसको कह दो, तो ये चार के चारों तत्व क्या है, अनिवार्य। पहली बात क्या है, अनिवार्य, वैकल्पिक नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी तत्व नहीं रहेगा तो वो संरचना राज्य नहीं कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे, जमीन किसकी थी, भारत की। किसकी जनसंख्या पे शासन कर रहे थे,
भारत की जनसंख्या पर शासन कर रहे थे। सरकार का निर्माण कहाँ पे होता था? भारत में होता था। लेकिन क्या ये सरकार औपनिवेशिक शासन काल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से संचालित की जा रही थी, वो पूरी तरह से संप्रभु, उसके अधिकांश निर्णय क्या अपने अपने तरीके से तो जाते, किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो औपनिवेशिक शासन काल में जो सरकार थी वो संप्रभु नहीं थी, क्योंकि उसके मैक्सिमम निर्णय, अधिकतम निर्णय ब्रिटिश संसद से प्रभावित होते थे, वहां के आर्थिक हितों से प्रभावित होते थे। तो इस वजह से औपनिवेशिक शासन काल में जो व्यवस्था भारत में चल रही थी, वो सरकार राज्य का उदाहरण बनेगा नहीं बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेना हो तो दलाई लामा भाई साहब तिब्बत में प्रताड़ित किए गए, क्योंकि जब चीन सेकुलरिज्म को छोड़ करके या किसी एक धर्म प्रभावित को छोड़ करके एक साम्यवादी देश बना, और साम्यवाद में क्या होता है, धर्म को पाप माना जाता है या अपराध माना जाता है। तो धर्म के आधार पर जब दलाई लामा प्रताड़ित किए गए तो वहां से बेचारे भाग करके आए। वो भाग करके आने के बाद वो कहां पहुंच गए? भारत। भारत में उनको क्या दे दिया गया? शरण दे दिया गया। उनके पास अपनी जनसंख्या है, उनके पास अपनी सरकार है, उस सरकार निर्णय लेने की क्षमता है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? जमीन नहीं। तो क्या दलाई लामा का जो शासन यहाँ पे चल रहा है, उनकी जनता को लेकर के वो राज्य का हिस्सा बनेंगे? तो नहीं। तीसरी जो बात आती है इसमें से, एक शब्द और है, वो है राष्ट्र। सामान्य अर्थ में क्या होता है कि राष्ट्र, देश, इन सबको एक समानार्थी मानता है, लेकिन जबकि ऐसा है। राष्ट्र होने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है उसको हम एक शब्द में कहते हैं, इमोशन ऑफ वी। हम की भावना होनी चाहिए। तो ये हम की भावना किस आधार पर होनी चाहिए? किसी एक आधार पर, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे एथनिसिटी हो, चाहे ज्योग्राफिकल एरिया हो, किसी भी आधार पर आपके अंदर एक यूनाइट होने की भावना है, या किसी भी तरीके से आपके पास एक कॉमन आइडेंटिटी है, तो आप क्या हो जाएंगे? राष्ट्र हो जाएंगे। समाज में या तो राज्य एग्जिस्ट करेगा या तो राष्ट्र एग्जिस्ट करेगा। राष्ट्र आमतौर पर एग्जिस्ट नहीं करते बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि आज के समय में जो एग्जिस्ट करता है उसको हम नेशन स्टेट ले लेते। बहुत से ऐसे राजनीतिक संरचनाएं या बहुत से ऐसे देश हैं तो एक कॉमन आइडेंटिटी पर इकट्ठा तो हुए हैं, लेकिन उनके अंतर्गत वो चारों भौतिक तत्व पाए जा रहे हैं जो किसी एक राज्य के होने के लिए आवश्यक। तो तीन चार बातें यहाँ पे आपको स्पष्ट होनी चाहिए। पहला, राष्ट्र और राज्य समानार्थक नहीं। राज्य व्यवस्था में अगर कभी भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसको एक दिमाग में ध्यान में रखिएगा, उस राज्य शब्द का मतलब क्या है? इस राज्य शब्द का मतलब देश से लेकर चला जाएगा। जब भी हम जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे सेंस में बात करेंगे तो राज्य विद्या में कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? प्रांत होगा। ये चीज थोड़ा सा माइंडसेट में आप इसको रखें। बहुत सारे लोग मानते थे कि राज्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक संरचना की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन गांधी थे, मार्क्स थे, ये अराजकतावादी राष्ट्र। लेकिन बहुत सारे ऐसे दार्शनिक है जो मानते हैं राज्य मनुष्य को नैतिक बनाता है, एक समान व्यवस्था में डालने के लिए होता है। तो वो सारी चीजें एक लंबे डिबेट का विषय है। लेकिन अगर एक बात समझनी हो यहाँ पे, अगर राजनीतिक संरचना आपके पास बन, आपका समाज एक राज्य बन गया, उस राज्य के समस्त तीन मेजर चैलेंजेस होते हैं। वो तीन प्रमुख चुनौतियां होती हैं। वो तीन प्रमुख चुनौतियों के रूप में आता है। एक तो होता है कि उनके लिए कानून का निर्माण होता है। सबसे मेजर चैलेंज आएगा कि पूरे व्यवस्था को एक समान कानून के अंतर्गत ढालना है। तो उसके लिए कोई ना कोई एक अदर व्यवस्था या अदर एक कोई संरचना तो आपको डिजाइन करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात आ जाती है, कानून निर्माण करेगा तो उसको लागू कौन करवाएगा? लागू करवाना भी एक चुनौती है। कानून बना दिया वो किसी के अनुकूल नहीं है, वो कानून के तहत कोई काम नहीं कर रहा है, उस हिस्से पे अगर कहीं पे विवाद हो गया है, उसका निपटारा कौन करेगा? विवाद निपटारा कौन? इसको ग्रीवांस रिहर्सल बोलते हैं। इन तीनों के अंतर पर जो संकल्पना सामने सामने आई, गृह निर्माण की प्रक्रिया को करती है, उसको हम क्या कह देते हैं? विधायिका, यानी लेजिस्लेचर। लागू जिसको करवाता है उसको हम सीधे तौर पर क्या बोल देते हैं? कार्यपालिका।
और जब कभी भी विवाद होता है और उसके निपटान को लेकर के काम की जाती है उसको क्या बोलते हैं? न्याय। इन तीनों को मिला जुला हो इसको हम क्या बोल देते हैं? शासन के आधार। शासन के आधार। विधायिका कार्य मुख्यतः कानून का निर्माण करना है, यानी उस सामाजिक संरचना के लिए या उस देश के लिए या उस राज्य के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है या कौन सी ऐसी चीजें वहां पर लागू की जाए तो वो देश एक समुचित तरीके से हर एक व्यवस्था के अंतर्गत चल सके। उसके लिए जो कानून बनाते हैं वो कौन है? विधायक। अगर भारत के स्तर पर देखा जाए तो विधायक के रूप में कौन केंद्र सरकार के स्तर पर काम कर रहा है? संसद काम है। और संसद के भी कितने सदन है भारत में? दो सदन। एक तो लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा। लेकिन हालांकि तीसरे स्तर पर संसद के अंतर्गत यानी विधायिका के प्रमुख के तौर पर नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति के लिए। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो भारतीय संसद के कितने हिस्से हैं तो भारत के 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का काम है कानून बनाना और जिस कानून का निर्माण ये संसद करती है यानी विधायिका करती है उस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी किस पर चली जाती है? कार्यपालिका पर चली जाती है। अगर कार्यपालिका के स्तर पर बात की जाए तो भारत में कार्यपालिका के स्तर पर जो काम करने वाली संस्था है वो है प्रधानमंत्री और इनकी मंत्रिपरिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी 15% हो सकते हैं, ओवरऑल लगभग 80 मंत्री भारत में हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ। ठीक, तो प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद और उसके अलावा एक और होती है जिसको बोलते हैं परमानेंट ब्यूरोक्रेसी यानी अस्थायी कार्यपालिका, और ये है राजनीतिक कार्यपालिका यानी अस्थायी कार्यपालिका। ये हम आगे समझेंगे कि इसको हम राजनीतिक कार्यपालिका यानी ब्यूरोक्रेसी को क्या नाम है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को अस्थायी कार्यपालक क्यों? क्योंकि ये इलेक्टेड होते हैं, ये एक निर्धारित अवधि के लिए या निश्चित अवधि के लिए इनका चुनाव किया जाता है। लेकिन जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है ये योग्यता के आधार पर क्या करते हैं? प्रतियोगी परीक्षा पास करके हम क्या पास करके आएंगे? ये प्रतियोगी परीक्षा पास करके आएंगे। अगर हम परमानेंट कार्यपालिका के बड़े स्तर पर बात किया जाए तो जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज में शामिल है, भारत में कुल कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज है? 3। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। उसके अलावा जो सिविल सर्विसेज के ग्रेड ए या ग्रेड बी के जितने भी सर्वेंट वह सारे लोग परमानेंट ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं। उसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस के थ्रू सिलेक्टेड है या अन्य किसी भी तरीके से किसी भी सरकारी पद का चयन होता है, इसका मुख्य काम क्या होगा? उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करो। तीसरा स्तर जो आता है वो क्या है? विवादों के निपटान के स्तर है। तो अगर भारत की बात की जाए जिसको हम आगे डिस्कशन पे लेके जाएंगे, हर एक शासन केंद्र को अलग अलग। लेकिन भारत में न्यायपालिका के स्तर पर सबसे बड़े स्तर पर कौन काम करता है? सुप्रीम कोर्ट काम करता है। न्यायपालिका का काम क्या है? वो अपने तरीके से कानून नहीं बनाता, उसके 2 ही 3 काम है मुख्यतः। अगर वहां पे लिखित संविधान है तो संविधान के निर्वचन की जिम्मेदारी होगी, उस संविधान के अनुसार उसको न्याय करना है, या फिर कानूनों के हिसाब से उसको पूरा कार्य प्रणाली संभालनी पड़ेगी जो विधायिका के द्वारा निर्णय किया जाए। ठीक है, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे पर हाई कोर्ट और उसके नीचे पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे काम कर रहे हैं तो विवादों का निपटारा कर। तो हालांकि इन सारी चीजों को लेकर के हम आगे लंबे डिस्कशन पे आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे और अगले वीडियो का मुकाबला या पर प्लीज हमें मिलता है तो आगे होंगे आपके साथ। और ये यकीन मानिए कि आरओ यारो की पूरी परीक्षा की जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समयबद्ध तरीके से रणनीतिक तौर पर और इस साथ ही साथ हर वीडियो के अंत में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे जो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। और कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी टीम काम करती है जिसके अंतर्गत अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि हाँ से भी टॉपिक नहीं समझ में आया या नहीं समझ में आएगा उसको हम पिक करेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में जाकर क्या कर देंगे? डिस्कस।
ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।